वेलकम फ्रेंड। आज की क्लास में हम लोग बजटिंग चैप्टर का एक पॉइंट पढ़ेंगे, जीरो बेस बजटिंग। इस सेशन में आपको जीरो बेस बजटिंग का डेफिनेशन, एग्जांपल और साथ ही साथ एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल को मैं समझाऊंगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको एग्जाम का एक टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में राइटिंग स्किल करके अच्छे नंबर उठा सकते हैं अकाउंट्स के थ्योरी के क्वेश्चन में। तो उसके राइटिंग के कुछ टॉपिक और कुछ स्किल भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं ताकि आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीरो बेस बजटिंग का डेफिनेशन देखेंगे। जीरो बेस बजटिंग is a method where every expenses must be justified for each new period starting from zero. जीरो बेस बजटिंग में जो भी हम एक्सपेंसेस के लिए बजट बनाएंगे, प्रत्येक बजट एक स्पेसिफाई होगा और वो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो मतलब नील से स्टार्ट होगा। उसमें कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके नहीं आएगा पिछले मंथ से या पिछले ईयर से। अनलाइकली ट्रेडिशनल बजटिंग, जो ट्रेडिशनल बजटिंग होता है विच एडजस्ट द लास्ट ईयर बजट, जो कि लास्ट ईयर बजट के बैलेंस से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जीरो बेस बजटिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म ZBB, required managers to rethink all expenses as if they are being proposed for the first time। लेकिन जीरो बेस बजटिंग में मैनेजर्स को यह सोचना पड़ता है कि फर्स्ट टाइम में हम जिस बजट में कितना एक्सपेंड किए थे और सेकेंड टाइम में हम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये सोच करके हमें जीरो बेस बजटिंग तैयार करनी पड़ती है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। नो एक्सपेंसेस इज ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड, एवरीथिंग मस्ट अर्न इट्स प्लेस इन द बजट। जीरो बेस बजटिंग में कोई भी बैलेंस या अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है अपने आप। एवरीथिंग मस्ट अर्न, सभी अमाउंट एक ही फाइनेंशियल ईयर में अर्न किए हुए होते हैं। इट प्लेस इन द बजट, और उसी को हम लोग बजट में पेश करते हैं। किस बजट में? जीरो बेस बजटिंग में। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ जीरो बेस बजटिंग। efficient resource allocation, fund go only to activity that are necessary and justify। जीरो बेस बजटिंग का फंड केवल उसी एक्टिविटीज में लगाया जाता है जो कि व्यापार के लिए बहुत ही नेसेसरी, जरूरी हो एंड जस्टिफाई, और पूर्ण रूप से उसके लिए ही वो पैसा क्या है, जस्टिफाई किया गया हो। मतलब अगर हम बिजनेस में जीरो बेस बजटिंग के माध्यम से एक फंड क्रिएट किए मशीनरी को रिपेयर करने का, तो उसका पैसा केवल और केवल मशीनरी रिपेयर करने में ही लगाएंगे, ना कि उसे बिल्डिंग रिपेयर कर देंगे। तो जो हेड के लिए हम जीरो बेस बजटिंग तैयार कर रहे हैं, उसी पार्ट्स ऑफ पोर्शन में वो बजट का पैसा खर्चा होता है। इसे ही बोला जाता है इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है एलिमेंट्री वेस्टेज, प्रिवेंट अननेसेसरी स्पेंडिंग
that often continue in the traditional budget. हमें रोकना पड़ता है unnecessary spending, मतलब जीरो बेस बजटिंग में अननेसेसरी फंड से पैसा दूसरे चीज में नहीं जाना चाहिए बिजनेस के, ये हमें देखना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिशनल बजटिंग में ऐसा नहीं होता, किसी एक फंड का पैसा दूसरे फंड में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, मैनेजर मस्ट इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एक्टिविटीज। जीरो बेस बजटिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट को क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है कि जिसके लिए हम बजट बनाए उसी में ये बजट का अमाउंट खर्चा होना चाहिए। कहाँ पर खर्चा करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे, खर्चा करने से पहले मशीन को सेलेक्ट करना कि किस मशीन को हम रिपेयर करेंगे या कौन सा मशीन लाएंगे बिजनेस में, यानी जो पार्ट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं उस पार्ट के लिए पूरा नॉलेज पहले से ही रखना पड़ेगा हमें, जब हम जीरो बेस बजटिंग तैयार करेंगे। तो इससे क्या होता है, जीरो बेस बजटिंग से पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस में जाना पड़ता है, समझना पड़ता है पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से। फ्लेक्सिबिलिटी adapts well to changing business condition। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जब भी जीरो बेस बजटिंग अडेप्ट करते हैं, बनाते हैं, तो क्या होता है बिजनेस का कंडीशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग के क्या क्या नुकसान है या क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। टाइम कंज्यूमिंग, नॉर्मल ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, हम डिसाइड कर लिए कि 2% मशीनरी के रिपेयर में जाएगा, 3% बिल्डिंग रिपेयरिंग में जाएगा, 5% लेबर वेलफेयर में जाएगा। इस टाइप से परसेंटेज बेसिस पे हम एक बजटिंग तैयार कर लेते हैं। प्रिपेयरिंग जीरो बेस बजटिंग रिक्वायर डिटेल एनालिसिस, पूरे डिटेल में हम एनालाइज करेंगे एंड जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी एक्सपेंसेस, और सारे एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से जस्टिफाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डिफिकल्ट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विथ मेनी डिपार्टमेंट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत लार्ज हो और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में जीरो बेस बजटिंग अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल काम या टास्क होता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम मैनेजर्स, मैनेजर्स में फील burdened by the need to justify routine expenses। मैनेजर को क्या होता है, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसे जीरो बेस बजटिंग अप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, उसे क्या लगता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट और बर्डन वाला टास्क लगता है, क्योंकि हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से पता करना होगा, देखभाल करना होगा, तभी जा कर के ये बजट अप्लाई किया जाएगा। कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट। जब भी जीरो बेस बजटिंग बनाएंगे तो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, बहुत इफिशिएंट आदमी रखना पड़ेगा जो कि इसका नॉलेज अच्छी तरह से रखता हो, एंड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट, और बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मशीन की हमें गलतियाँ, खामियाँ, उसके एडवांटेजेस पता करके उस पर क्या करना है, बजट अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हर एक पार्ट को, उसके हर एक मूवमेंट को, उसमें लगने वाले हर एक खर्चे को, सामान के प्रत्येक दाम को अच्छी तरह से हमें एनालाइज करना पड़ेगा और तब उसके लिए बजट एलोकेट करना होगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली टास्क है जिसमें एक से ज़्यादा आदमी की ज़रूरत होती है, जो कि हर एक स्टेज में इसे वेरीफाई करके अप्लाई करवा सके। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल्स देखते हैं। इमेजिन अ कॉलेज प्रिपेयर इट्स एनुअल बजट। मान लेते हैं कि एक कॉलेज जो है
अपना एनुअल बजट बना रहा है। इन ट्रेडिशनल बजटिंग में किस तरह से बजट बनाएगा? लास्ट ईयर एक्सपेंसेस को देखेगा, लाइक 50,000 फॉर सेमिनार्स, 50,000 एक सेमिनार के लिए लगाया, आर सिंपली इंक्रीज बाई 5 to 10%। तो अगले साल जितना पैसा लगा था उससे इस साल 10 to 5% ज़्यादा सिंपली इंक्रीज कर देगा। मान लेते 10% इंक्रीज किया तो यानी कितना हो जाएगा? 50,000 का 10% 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया और इसमें इंक्रीज कर देगा इस साल, यानी इस साल का बजट 55,000 रखेगा। ये सिस्टम किसमें फॉलो होता है? ट्रेडिशनल बजटिंग में फॉलो होता है कि परसेंटेज बेसिस पे अगले साल से कुछ बढ़ा करके इस साल हम बजटिंग तैयार कर दिए। लेकिन ऐसा केस जीरो बेस बजटिंग में नहीं होगा। आइए देखते हैं इन जीरो बेस बजटिंग। लेकिन जब हम जीरो बेस बजटिंग तैयार करते हैं, द कॉलेज मस्ट बी जस्टिफाई, तो कॉलेज को पूरे अच्छी तरह से जस्टिफाई करना पड़ेगा। वाई सेमिनार आर नीडेड, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा सेमिनार क्या जरूरी है करवाना। हाउ मेनी स्टूडेंट बेनिफिट, इस सेमिनार को कराने से कितना स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। एंड वेदर ऑनलाइन वेबिनार कुड बी चीपर, क्या इसका कोई एक अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं निकाला जा सकता जो कि ऑनलाइन वेबिनार हो, जो कि और सस्ता पड़ेगा हमें। तो जीरो बेस बजटिंग में क्या होता है, जो हम विकल्प सोच रहे हैं या कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट भी पता करके रखना पड़ता है कि कौन सा हमें चीपर पड़ेगा। यानी जीरो बेस बजटिंग को हम काफ़ी हद तक कंप्राइज करके हर एक केंद्र बिंदु को ध्यान में रख करके बिजनेस में अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत नेसेसरी हो, केवल उसी पार्ट्स में इसे अप्लाई किया जाता है। अब रिजल्ट देखते हैं। इफ सेमिनार आर नॉट जस्टिफाई, मान लेते हैं ये जस्टिफाई नहीं हो पाया कि सेमिनार अच्छा से कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगर जस्टिफाई ऐसा नहीं होता है तो फंड में बी रीएलोकेटेड टू लाइब्रेरी रिसोर्स और डिजिटल लर्निंग टूल्स। तो क्या करेगा, ये फंड को जो सेमिनार में जाने वाला था उस फंड को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा किसमें, रीलोकेट टू लाइब्रेरी रिसोर्स। लाइब्रेरी में बुक्स और भी जो मैगजीन्स है उसे खरीद करके रख दिया जाएगा ताकि लाइब्रेरी का रिसोर्स और ज़्यादा बढ़ जाए पहले की तुलना में, या डिजिटल लर्निंग टूल्स प्रोवाइड कर देगा जिससे कि छात्र और अच्छी शिक्षा ले सके। अब मैंने कहा था कि लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो मेरा एक बात नोट रखिएगा, जब भी थ्योरी में आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का डेफिनेशन बताइएगा, फिर उसके बाद अगर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज या ऑब्जेक्टिव पूछा हो तो पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एडवांटेज, उसके बाद डिसएडवांटेज दे देंगे, और लास्ट में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिएगा जो कि आज के समय से रिलेटेड हो। बुक का पुराना एग्जांपल देने से कोई फायदा है नहीं। तो आप आज से जो रिलेटेड है, जो अभी के दौर में जो चल रहा है, उस चीज को अगर आप एग्जांपल बना करके लिखेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आप ये चीज फॉलो कीजिएगा, आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।